हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। और आज से हम शुरुआत करते हैं अपने BPAG 172 की। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम 2 यूनिट ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट। फर्स्ट हमारी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और सेकंड यूनिट है गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या है? ठीक है, तो बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ठीक है जी, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को, कोई आइडिया, कोई पर्सन या कुछ भी चीज़, ठीक है, आइडिया, पर्सन, ऑब्जेक्ट, उसका मूव होना, एक जगह से उसका कहीं और जाना, ठीक है, फ्लो होना, फ्लो ऑफ आइडियाज, ऑब्जेक्ट, कैपिटल्स, प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि हम चाइना के साथ और रशिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वो एक तरह से क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल है किसके अंदर? स्टेट के अंदर, गवर्नमेंट में, मार्केट में, सिविल सोसाइटी में, यही सब हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, जहाँ पे इंट्रोडक्शन में बोला गया है कि जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, इसका कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं है। ठीक है, कि हम इसको एक पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ सकते, मल्टी डायमेंशन है। मतलब इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो हर एक चीज पर पड़ता है। वो आपके कल्चर पर भी पड़ता है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट आपके समाज पर भी पड़ता है, आपके मार्केट पर भी पड़ता है, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर भी पड़ता है। तो इसको हम एक डायमेंशन से कैसे पढ़ सकते हैं, है ना, एक पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ सकते हैं जब इसका इम्पैक्ट अलग अलग उससे पड़ रहा है। ठीक है जी, तो इकोनॉमिक्स इस चीज को देखते हैं कि इसको ग्लोबलाइजेशन को, कि ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, जो एक कंट्री अपने बॉर्डर्स पर बैरियर लगा के रखती है कि ना तो हम किसी को कुछ देने वाले, ना हम किसी से कुछ लेने वाले, मतलब कि ना हम किसी से इंपोर्ट करेंगे, ना हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, तो इस चीज को खत्म करता है कौन? ग्लोबलाइजेशन। वो उसकी बाउंड्रीज को खोलता है कि तुमको इंपोर्ट भी करना है और एक्सपोर्ट भी करना है। ठीक है, पहले जैसे इंडिया था या चाइना था, वो पहले किसी के साथ ना इंपोर्ट करते थे ना एक्सपोर्ट करते थे। हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे, हम चाहते थे कि हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना रहे। ठीक है, हम अपने आप को खुद ऊपर लेके जाए। ठीक है, इसलिए हम हमारे यहाँ पर ही हर एक चीज को मैन्युफैक्चर करते थे और फिर उसको बेका करते थे, बाहर जाने ही नहीं देते थे और ना ही आने देते थे। ठीक है जी, ऐसे ही कुछ चाइना का हाल था। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आया तो हमने अपनी बाउंड्रीज को खोला, जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको खोला। ये प्रमोट करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, मतलब कि आप सीधे दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है जी, जो मल्टी कंपनीज होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, मतलब जो MNCs होती है, जैसे यहाँ पर भी बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, तो वो सभी क्या होती है, आपके यहाँ पर एंटर होती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है जो बाहर की है, वो इंडिया की नहीं है। वो किस वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का कहना ये हुआ। आ गया समझ में? इसके बाद ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कोई भी इवेंट, कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्टिविटी, अगर वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी ली जा रही है, ठीक है, कोई भी एक एक्शन, कोई भी डिसीजन अगर कहीं भी लेके लिया जा रहा है, किसी भी पार्ट के अंदर, वर्ल्ड के अंदर किसी भी पार्ट में, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट होगा, जो उसका रिजल्ट होगा, वो पूरे वर्ल्ड पर पड़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है या नहीं चल रहा? अब उन दोनों के बीच में आपसी लड़ाई चल रही है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है वो तो पूरे वर्ल्ड को फेस करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ता? क्योंकि अब रशिया के साथ जो दूसरी कंट्री है जो उसके ऊपर डिपेंड थी, अब वो उससे ट्रेड नहीं कर सकती इतना। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज देख लो, कॉल को लेकर, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर कितना कुछ फेस कर रही है। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। ओके जी, आगे चलते हैं। तो अब एक बार ग्लोबलाइजेशन को हम समझ लेते हैं ठीक से। ठीक है, अलग अलग जो फिलोसफर है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या कहना है ग्लोबलाइजेशन को लेकर। तो ग्लोबलाइजेशन 21 सेंचुरी में एकदम से पॉपुलर हुआ था। ठीक है, वाइडली पॉपुलर हुआ था। ठीक है जी,
ग्लोबलाइजेशन जो इस टर्म को एसोसिएट किया जाता है किसी इकोनॉमिक, कल्चर, सोशल, पॉलिटिकल चेंजेस से, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली चेंजेस से, ठीक है, जो कि आपकी नेशनल बाउंड्रीज होती है इनको रिड्यूस करता है कि आप ऐसा ना करो, ट्रेड बैरियर्स लगा के रखो, ठीक है, आप दूसरे देशों में जाके अपनी बाउंड्रीज से भी जाके क्या कर सकते हो, कोई एक्शन ले सकते हो, ठीक है, वहां पर इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, अपना जो गुड्स है उसको मूवमेंट करा सकते हो, ठीक है, अपने गुड्स को वहां पर पहुंचा सकते हो। अब जो मैकडॉनलाइजेशन है ये किसकी वजह से है? अब देखो, आप खुद देखोगे इंडिया के अंदर हर 50 किलोमीटर पर क्या मिलेगा, मैकडोनल्ड का वो मिलेगा होटल। अब ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका वाले की यहाँ पर इंडिया के अंदर वो सोशल सर्विस करने के लिए, वो अपना खुद को प्रॉफिट कमाने के लिए आए ना, तो वहां का पिज्जा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो किस वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हमने पढ़ा ना ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कुछ भी चीज को दूसरे देशों में पहुंचाना, वो सिंपल सा ग्लोबलाइजेशन होता है। तो मैकडॉनलाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है वो भी क्या है, वो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। जो कंज्यूमर्स होते हैं जैसे कि हम लोग, हम अपने जो टेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, मिक्स करते हैं कि यूएसए का जो पिज्जा है उसको लिया, उसके बाद इंडिया की कुछ सॉस वगैरह ली, ठीक है, फिर उसके बाद इटालियन पिज्जा में से कुछ लिया और उनको मिक्स करके एक नया पिज्जा बना दिया, फिर इसका कुछ और नाम रख दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हर एक जगह जैसे चीजों को लेकर उनके टेस्ट को कंज्यूम मिक्स करते हैं, ठीक है, और ये कोऑपरेटिव पावर को इंक्रीज करता है और पॉवर्टी को खत्म करता है, जो लिबरल आइडियाज है उनको बढ़ाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हैलिनर का क्या कहना है? हैलिनर ने बोला है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है। क्यों? टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, ठीक है, अगर कल को रशिया या फिर यूक्रेन के बीच में कोई भी एक्शन होता है, ठीक है, कुछ भी बात छिड़ती है तो वो एकदम से हमको पता चल जाएगी। कल ही आप द हिंदू का न्यूज़पेपर खोलो, वो न्यूज़ में आ जाएगी, ठीक है, वो आपको न्यूज़ पता चल जाएगी। लेकिन पहले था नहीं। आज टेक्नोलॉजी की वजह से हमको बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन एकदम से पहुंचा पाते हैं। अगर कहीं भी कोई एक्शन लिया जा रहा है, कहीं भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है, वो भी पूरी हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ, ठीक है। तो इसलिए हालिनर ने क्या बोला है, ग्लोबल विलेज बोला है इस चीज को। क्या बोला है? ग्लोबल विलेज, कि जो पूरा वर्ल्ड है वो पूरा गांव बन गया है, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी पड़ता है, ठीक है जी, मतलब सॉरी, कहीं भी कोई भी एक्शन लिया जा रहा है उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। आ गया समझ में? आ गया जी। आगे चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं यूरोपियन कमीशन का क्या कहना है ग्लोबलाइजेशन को लेकर। वो बोलता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, ये क्या करता है, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ाता है। अब इंटरडिपेंडेंसी कैसे बढ़ाता है? और वो भी मार्केट और प्रोडक्शन के बीच में, अलग अलग कंट्रीज। अब देखो जी, कैसे क्या बोला इसने और क्यों बोला। देखो, इसने इसलिए बोला कि इंटरडिपेंडेंसी इसलिए बढ़ाता है, अगर आज इंडिया दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट नहीं करता और ना ही एक्सपोर्ट करता, तो हम क्या करते, हम अपने आप को इंटरडिपेंडेंस बनाते कि हम दूसरे देश के ऊपर निर्भर ही नहीं है। हम ना किसी को कुछ दे रहे ना किसी को ले रहे, हम हमारे यहाँ पर ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अपने यहाँ पर ही सामानों को बेच रहे हैं, ठीक है। तो हम इंटरडिपेंडेंट होते अपने खुद के ऊपर, लेकिन अब हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। कैसे हो गए? चाइना, जिससे हमारी एक नहीं बनती, लेकिन हम उससे कितना ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंड है। काफी रॉ मटेरियल्स के ऊपर इंडिया कितना डिपेंड है, ठीक है। तो ये जो क्यों है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ये इंटरडिपेंडेंसी को बढ़ाता है दूसरे देशों के ऊपर, ठीक है जी। आ गया समझ में? और कैपिटल्स का फ्लो करता है, जो कैपिटल्स है, जो प्रोडक्ट है, उसको पूरे देश में पहुंचाता है, ठीक है। जैसे एप्पल का फोन है, वो आपको इंडिया के अंदर भी मिलेगा, यूएसए के अंदर भी मिलेगा, ब्रिटेन के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। तो इनको फैलाता है टेक्नोलॉजी को भी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ग्लोबलाइजेशन जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आया कहाँ से है? ये एकदम से उड़ के आया था क्या? नहीं, इसकी मतलब ये ग्रोथ कैसे होती है। तो नयार बोलते हैं कि चलो मैं तुमको एक पीरियड बताता हूँ कि कब से ये एमर्ज होके आया था। वैसे इसका कोई मतलब फिक्स पीरियड नहीं है, ऐसा कुछ किसी को नहीं पता, सब अपनी अपनी
धारणाएं दे रहे हैं या अपने अपने अजम्पशन के बेसिस पर बता रहे हैं। तो नियार जी बोलते हैं कि देखो क्या कि जब ब्रिटेन ने या फिर यूरोपियन कंट्रीज ने स्टार्ट किया था ना दूसरे देशों को कॉलोनी बनाना, ठीक है, दूसरे देशों के ऊपर अपना कब्जा करना, तो तब से ही क्या हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन फैला है। अब आप बोलोगे यूरोपियन कंट्री ने दूसरे देशों के ऊपर अपना रूल किया तो उससे ग्लोबलाइजेशन कैसे फैला? तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। आइडियाज का फ्लो होना, कैपिटल्स, वो कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। अब जब ब्रिटेन की कंपनीज थी, जब वो दूसरे देशों में गई तो वो अपने आइडिया भी तो लेकर गई, है ना। जब वो इंडिया के अंदर आए थे, यूरोप वाले, ब्रिटेन वाले जब इंडिया में आए थे तो वो अपने आइडियाज भी लेकर आए थे नहीं आए थे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन ही तो हुआ, ठीक है। अब उसके बाद रॉबर्टसन बोलता है अरे मैं तेरे को ना 5 स्टेजेस बताता हूँ कैसे ये, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी ग्लोबलाइजेशन और कैसे ये एकदम से फैला है, ठीक है। कौन बताते हैं? रॉबर्टसन बोलते हैं। किससे? न्यार से, कि मैं बताता हूँ क्या है। तो बताते हैं कि 40 से लेके और 50 तक क्या होता है कि इसके बीज रखा जाता है, ठीक है, किसका? नीम रखा जाता है, ठीक है। नीम नहीं होता है, कीट रखते हैं घर बनाने से पहले, तो वही है कि इसका बीज रखा जाता है कब? 40 से लेके और 70-50 के बीच में। अब उस टाइम पर क्या हाल था पूरे देश का? तो उस टाइम पर नेशनलिज्म, मतलब यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की जो आइडियाज थे वो उभर रहे थे, ठीक है। वो मांग कर रहे थे कि अब जो एक क्रिश्चियन डोमिनेट करता है ना, जो चर्च डोमिनेट करता है, इसको खत्म करो, हमको चाहिए इक्वालिटी, हमको चाहिए डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये लोगों के अंदर ये फीलिंग्स उठ रही थी उस टाइम पर, वो मांग कर रहे थे नेशनलिज्म की, तो उस टाइम पर इसका बीज रखा गया था, ठीक है। अब आप बोलोगे इसके बीज से उसका क्या कनेक्शन हुआ ग्लोबलाइजेशन का? देखो यहाँ पर इस चीज की मांग उठती है, ठीक है, नेशनलिज्म की। तो जो नेशनलिज्म के आइडियाज थे ना वो दूसरी कंट्री में भी फैल रहे थे, वही ये आइडिया फैला तो ग्लोबलाइजेशन भी फैला, ठीक है। अब उसके बाद 1970 से लेके 1750 से लेके 1875 तक इसका सेकंड फेज बोला जाता है। सेकंड फेज मतलब यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अब जो बीज है ना वो पेड़ थोड़ा सा बाहर निकल के आ गया है, ठीक है, अब वो बढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर अब जो हमारा यूरोप था वो नेशन स्टेट बन गया था, क्रिएशन हो जाता है किसका? यूरोप के अंदर नेशन स्टेट का, ठीक है। फिर उसके बाद 1875 से लेके 1925 तक जिसको थर्ड फेज बोला जाता है। थर्ड फेज के टाइम पर वो टेक ऑफ कर लेता है, एकदम से अपनी उस पर आ जाता है, मतलब भागने लगता है, दौड़ने लगता है कि अब तो मेरे को फैलना ही फैलना है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है, किसको? ग्लोबलाइजेशन को। तो इसका थर्ड फेज है। अब थर्ड फेज में क्या हो रहा था? थर्ड फेज में था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि हमारा 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था, ठीक है। अब इससे ग्लोबलाइजेशन कैसे फैल रहा था? क्योंकि लोग एक से दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो रहे थे। अब क्या हो रहा है? अब वहां पर लड़ाई हो रही है, तो लोग थोड़ी नहीं कि हमको लड़ने के लिए जाना है, हमको जीतना है, हमको हारना है। कॉमन पीपल क्या करेंगे? तो माइग्रेट होंगे ना, तो उस टाइम पर माइग्रेशन हो रहा था। जब लोग माइग्रेट करेंगे तो अपने आइडियाज को भी लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन एकदम से बढ़ने लगा, ठीक है, थर्ड फेज में। फोर्थ फेज बोला जाता है हेजेमनी, जो स्ट्रगल चल रहा था किसका? हेजेमनी का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म, अब स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर। आई होप आपको कोल्ड वॉर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा, अगर नहीं है तो भाई क्लास 12th का कोल्ड वॉर चैप्टर पढ़ लो, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। लेकिन मैं मोटा मोटा सा बता देती हूँ। देखो क्या होता है कि 1945 से लेके 1991 तक हमारा कोल्ड वॉर चला था। इसके अंदर क्या होता है, 2 सुपर पावर थी, एक यूएसए और यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या था? ये नाम पहली बार सुना है। यूएसएसआर पता हूँ क्या था? रशिया प्लस 15 कंट्री से हमारा यूएसएसआर बना था। और यूएसए जो आज भी प्रेजेंट है, ठीक है, जो काफी कंट्रियों से बना हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुपों के बीच में टसल चल रही थी कि कौन सबसे ऊपर है। यूएसए की आइडियोलॉजी थी प्राइवेटाइजेशन, वो बोलता था कि गवर्नमेंट का रोल कम होना चाहिए। दूसरी तरफ यूएसएसआर बोलता था नहीं, सिर्फ रोल होगा किसका? गवर्नमेंट का, ये प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इस आइडियोलॉजी के लिए वॉर हो रहा था कि कौन सी ऊपर है, ठीक है। तो ये जो वॉर चल रहा था इस टाइम पर फोर्थ फेजेस बोला जाता है, जहां पर यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी वो एमर्ज होती है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कैसे एमर्ज होती है? देखो पूरा वर्ल्ड
दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक यूएसए एक यूएसएसआर। तीसरा कौन था? तीसरा था जो अभी अभी इंडिपेंडेंट होके आई थी, ठीक है। जैसे इंडिया, वो ब्रिटेन से जो ब्रिटिश लोग थे हमारे ऊपर जो रूल करके गए थे, हम उनसे इंडिपेंडेंस हुए थे, ठीक है। तो उनसे आजादी के बाद हम ना ही यूएसएसआर के पार्ट बने ना ही यूएसए के, ठीक है। तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आए, ठीक है। तो इस टाइम पर ये फॉर्म हो रहा था, तो उस टाइम पर फोर्थ फेज बोला जाता है किसका? ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ फेज जो है 1969 से लेके 1969, हाँ जी ठीक बोला है, 1969 से लेके 1992 तक, ठीक है। जहां पर हमारा कोल्ड वॉर होता है खत्म, बी एंड, खल्लास, ठीक है। और एकदम से बढ़ता है क्या? ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एकदम हाई पीक पर, स्पेस एक्सप्लोरेशन बढ़ता है, टेक्नोलॉजी एकदम बढ़ जाती है, इन्वायरमेंट जैसी प्रॉब्लम सामने आती है, ग्लोबल मास मीडिया आती है जो कि पूरे ग्लोब की न्यूज़ देती है, ठीक है। तो ये सभी होने के कारण हमारी जो फिफ्थ फेज है वो आज भी चल रही है, ठीक है, और चलती रहेगी और वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फिफ्थ फेज, जिससे वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, डेट याद नहीं है तो एक बार खुद से पढ़ लेना, ठीक है। तो इसकी जीनस बोला जाता है किसको? ग्लोबलाइजेशन को, कि वहां से शुरुआत हुई और ऐसे ऐसे वो फैलता गया, ठीक है। और जो इसमें ये फोर्थ फेजेस है ना 1925 से लेके 1969 तक, इसमें लीग ऑफ नेशन मत लिख के आना, ठीक है। जो इसमें लिखा हुआ है ना फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन 1999 के अंदर बना था, सॉरी 1919, हाँ 1919 के अंदर फॉर्म हुआ था। तो इसमें तो टाइमलाइन आपको 1925 से लेके 1969 दे रखी है, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन नहीं, यूनाइटेड नेशन लिखना, ठीक है, क्योंकि ये 1945 के अंदर बना था, ठीक है। आगे चलते हैं, एडिशनली भी कुछ पढ़ लेते हैं। देखो, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डेवलपमेंट होता है कब? 1980s के बाद। क्यों जी? इस टाइम पर ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा था, जो यूएसएसआर था वो खत्म हो जाता है। अभी बोलोगे पहली बार तो यूएसएसआर सुना, वो इतनी जल्दी खत्म भी हो गया यार, आज थोड़ी नहीं है यूएसएसआर। रशिया आपने सुना होगा लेकिन यूएसएसआर तो नहीं सुना होगा। तो 1992 के अंदर क्या हो जाता है? एकदम कोलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो उसकी आइडियोलॉजी थी ना, गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट रखेगी, तो वो भी खत्म हो जाता है। स्टेट सोशलिज्म एकदम से ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अब प्राइवेटाइजेशन, जो कि हमारा यूएसए की आइडियोलॉजी थी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ होना चाहिए, वो एकदम बढ़ने लगता है, ठीक है। पूरी कंट्री किसको अपनाने लगती है? लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का क्या कहना है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलता है कि ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जहां पर ग्रोथ होती है न्यू मार्केट्स की, जैसे एमएनसीज आती है, एमएनसीज कंपनी आती है, WTO, INGO, ठीक है, J7, G7, G10, G22, ठीक है। ये जैसी जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है तो हमारा ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ता है। अब G7 जितनी भी कंट्री होगी, वो 7 जितने भी देश है हमारे, वो क्या करेंगे? वो आपस में अपने ग्रुप बनाएंगे जहां पर वो आपस में ट्रेड करेंगे। अब ट्रेड करेंगे तो साफ सीधी बात है ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वही है इनका कहना। तो आगे चलते हैं, कुछ पर्सपेक्टिव पढ़ लेते हैं कि क्या पर्सपेक्टिव है। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बोला जाता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो न्यू कैपिटलिज्म को बढ़ाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन सबको बढ़ाता है, ठीक है। जो पहले इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, लेकिन आज आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारा ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। और जो यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी, सोशलिज्म, कम्युनिस्ट कंट्री, वो सब फेलियर हो गया था, ठीक है। और कैपिटलिज्म बिल्कुल पीक लेवल पर था, ठीक है। और यही है हमारा इसके अंदर कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो कि इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंटी की बात करता है, कैपिटलिस्ट क्लास को आगे लेकर जाता है, ठीक है। तो यही है हमारा इसमें। और बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड की जो मार्केट है ना, वो उसको इंटीग्रेट करने की बात करता है, कि सबको एक साथ लेकर आना है, मिलना आना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो गया हमारा इसके अंदर। सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो वही है हमारे 3 यहाँ पर फिलोसफर के नाम दिए हुए, गिनेस, रॉबर्टसन एंड वॉटरे। इन तीनों का यही कहना है कि कैसे आज के टाइम पर क्या है कि पहले इतना टाइम लगता था किसी भी चीज को पहुंचाने में, मतलब कोई भी एक बात को अगर हम पहुंचाते थे, उसको शिप में कोई भी इंसान है वो जाके बैठ रहा है, अगर वो यूएसए से निकला है तो 15 दिन बाद जाके पहुंचेगा, फिर बोलेगा कि हमारे बीच में उस कंट्री के साथ लड़ाई चल रही है। लेकिन आज है एक कॉल करो, एक मैसेज करो, सीधे पहुंच जाता है, ठीक है। मतलब इररिलेवेंट टाइम नहीं लगता है, अवेयरनेस फैलती जा रही लोगों के अंदर, ठीक है। किस वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो यही इनका कहना था। ग्लोबलाइजेशन जिसके कल्चर फैक्ट भी होते हैं, जैसे कि कल्चर फैक्ट क्या होते हैं, देखो क्या है कि आज क्या हो रहा है, आज के टाइम पर हम कल्चर फैक्ट देखें
तो जो वेस्टर्नाइजेशन है ना, जो वेस्टर्नाइजेशन, आजकल के सभी लोग वेस्टर्न कल्चर से कितना वो होते हैं, इन्फ्लुएंस है, ठीक है। सब चाहते हैं कि हम भी वो जीन्स टॉप पहने, कुर्ता वगैरह सब भूलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये कल्चर इम्पैक्ट ही तो है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है, जहां पर हम वेस्टर्नाइजेशन को आगे लेकर जा रहे हैं, ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन को ही तो आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं जीन्स टॉप को आगे बढ़ा रहा है, हमारा कल्चर भी तो आगे बढ़ रहा है। अगर आप दूसरे देशों में जाके देखोगे तो वहां पर खादी कुर्ता, ठीक है, उसके नीचे ब्लू जीन्स पहनी जाती है। तो यूएसए की ब्लू जीन्स और इंडिया का खादी कुर्ता, दोनों को क्या करा जाता है, मिक्स करके एक न्यू कल्चर बनाया जाता है, जहां पर हम कॉपरेट करते हैं, चीजों को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव हुआ, सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव हुआ, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, कुछ ज्यादा नहीं है, इजी था, बस ग्लोबलाइजेशन पढ़ लो, ग्लोबलाइजेशन का राइज कैसे हुआ था ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन का स्टेट से क्या है, देखो अब क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना, तो धीरे 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 जो क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो आगे सेटअप हो रही है, ठीक है। जो रोल है कि इसका प्राइवेट सेक्टर का वो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो बढ़ रहा है, जो गवर्नमेंट का रोल है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट जो पहले वेलफेयर के लिए काम करती थी, ठीक है, अब वो सिर्फ लॉ और ऑर्डर तक ही सीमित रह चुकी है, ठीक है। अब वो लोगों के वेलफेयर में इतना काम नहीं देती, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है किसका, एजेंसीज का, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनका, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा बढ़ गया, स्टेट का रोल कम हो गया है, ठीक है। यही है किसका इंपैक्ट, ग्लोबलाइजेशन का। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, WTO, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, इन सभी का रोल बढ़ता जा रहा है, प्राइवेट कॉपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो यही इसमें बोला जा रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन यही है जहां पर स्टेट का रोल कम होता है, मार्केट्स का बढ़ता है, ठीक है। लेकिन एक स्टेट वो स्टेट होती है, मतलब एक परफेक्ट स्टेट वो होती है जो कि हर एक चीज को बैलेंस करके चले, ठीक है। वो क्या करे, देखो क्या होता है कि स्टेट ग्लोबलाइजेशन में कब इंटरवीन करती है, या तो वो क्या बनाएगी, मार्केट के अंदर बिल्कुल ही जो प्राइवेट सेक्टर उसको बोलेगी कि तुमको कोई मतलब नहीं है, सारे रूल्स और रेगुलेशन मैं बनाऊंगी, ठीक है। क्या बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी, कौन बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी। दूसरा क्या है, दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो तुमको करना है करो, ठीक है, सिर्फ वो गाइड करेगी वहां पर, ठीक है, ना वो ज्यादा इंटरवीन कर रही है, ना वो उनके लिए कुछ ज्यादा फर्क कर रही है, ठीक है। थर्ड वो हो गया, पहला पूरे रूल्स और रेगुलेशन बना रही है, पूरा इंटरवीन, पूरा हाथ किसके हाथ में, मार्केट किसके हाथ में, गवर्नमेंट। दूसरा रूल्स और रेगुलेशन बनाएगी, तीसरा बिल्कुल टांग ही नहीं अड़ाएगी, ठीक है। तो जो हर एक चीज को बैलेंस करके चलेगी ना, कि मार्केट को भी कुछ देना है, मार्केट को भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ाना है, फ्री कंपटीशन रखना है, ठीक है, और अपने लिए भी वेलफेयर के लिए काम करना है, तो वही जो सब चीजों को बैलेंस करके चलेगी, वही एक स्ट्रांग स्टेट होगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि स्टेट का कम ही रोल हो रहा है, स्टेट ज्यादा काम नहीं कर पा रही है, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट के ऊपर कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ा है। पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे पड़ा है, देखो ग्लोबलाइजेशन आया किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो जो स्टेट है ना वो क्या कर पा रही है, लोगों की बातों को जान पा रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। अब स्टेट को क्या पता, गवर्नमेंट को क्या पता, लोगों को क्या चाहिए, लेकिन आज अगर वो फोन को खोले तो उनको पता चल जाएगा बिहार में लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। तो वो सीधे कनेक्ट हो पाती है लोगों से, किसकी वजह से, अब आधार कार्ड, ठीक है, जहां पर जो गवर्नमेंट है वो इजी लोगों की इंफॉर्मेशन को जान पाती है, ठीक है, लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करती है, एक कॉर्पोरेट बना के रखती है सिटीजन और स्टेट के बीच में। ऐसा कोई नेगेटिव रोल ही नहीं है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। तो इसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं ग्लोबलाइजेशन इन द मार्केट। देखो ग्लोबलाइजेशन इन द मार्केट, इसका कुछ ज्यादा वो नहीं है, वही सेम बात है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका रोल बढ़ गया है, जो मार्केट है, जो गवर्नमेंट है उसका जो रोल है वो मार्केट में कम हो गया है, ठीक है। अब बड़ी बड़ी कंपनी हर एक चीज को अपने हाथ में रखती है, ठीक है, हर एक चीज को हाथ में रखती है, ठीक है। इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और कुछ नेगेटिव भी है। पॉजिटिव कैसे, पॉजिटिव ये है कि देखो अगर जब बड़ी बड़ी कंपनी आएगी तो साफ सीधी बात है वो जॉब भी लेकर आएगी, ठीक है। अगर यूएसए की कंपनी इंडिया के अंदर आके सेटअप हो रही है तो भाई लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो एक अच्छा हुआ ना एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरा बोला जाता है कि लोगों के पास चॉइसेस होगी, ठीक है। जहां पर अगर इंडिया की कोई
कंपनी है वही कपड़ा बना रही है, ठीक है, वही बेचते, तो आपके पास क्या होगा, सिर्फ चॉइस कम होगी, ठीक है, कि 100 रुपए की वो टी शर्ट दे रही है तो वो आपको खरीदनी ही पड़ेगी। लेकिन जब बहुत सारी मार्केट आती है तो हमारे पास चॉइसेस ही पड़ती है कि हम ये खरीद सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, इतने पैसे में इस चीज को खरीद सकते हैं, अगर महंगा दे रहा है तो उसको कम खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। लोगों की इनकम भी बढ़ती है, ठीक है, अब बड़ी बड़ी कंपनी बाहर से आ रही है तो सिंपल सी बात है इनकम भी अच्छी होगी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन इसका कुछ नेगेटिव एक्सेप्ट भी है। नेगेटिव ये है कि जो कंपनी आ रही है ना वो बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, अब जो छोटी जो कंपनी है वो उनका कॉम्पिटेट नहीं कर पाती है, ठीक है, तो उनके बीच में कंपटीशन से क्या होता है, इनइक्वालिटी फैलती है, कि कोई तो कंपनी बिल्कुल पीक लेवल पर है, कोई जो बेचारा रोजगार है उसका कम होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो आपस में कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे, उसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा है, ठीक है, जो बाहर से आई है, लेकिन जो हमारे यहाँ की जो कंपनीज है वो थोड़ी सी डेवलपिंग ले लो या अंडर डेवलप ले लो, ठीक है, तो आपस में कंपटीशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी होती है, ठीक है जी। तो मार्केट यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट के साथ काम करती है, फ्री कंपटीशन होना चाहिए, गवर्नमेंट कोई रूल्स और रेगुलेशन ना बनाए, गवर्नमेंट बिल्कुल ही टांग ना अड़ाए। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाता है कि प्राइवेट सेक्टर बढ़े, कैपिटलिज्म बढ़े, ठीक है, तो यही है इसके अंदर, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का सिविल सोसाइटी से क्या कहना है, देखो सिविल सोसाइटी, ठीक है, सिविल सोसाइटी होता क्या है, तो मैं आपको ये बताती हूँ, कहाँ पे गया, हाँ, सिविल सोसाइटी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब जहां पर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं होते, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनजीओ हो गया, वो पार्ट हुआ कि इसका सिविल सोसाइटी का। अब ये क्या करते हैं, ये कुछ इन्वायरमेंट इश्यूज को लेके आते हैं, सोशल इश्यूज को लेके आते हैं, जैसे कि वो वुमेन्स के कुछ हित में बात करेंगे, ठीक है, जो वुमेन फेस कर रही है। अब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, अब ऐसे तो है नहीं सिर्फ वो इंडिया में ही फेस कर रही है, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट सिविल सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, ग्लोबलाइजेशन पड़ा ना, ठीक है। तो जो सिविल सोसाइटी है वो किस चीजों की बात करती है, वो इन्वायरमेंट, ह्यूमन राइट्स की बात करती है, सोशल इश्यूज की बात करती है, ठीक है, तो यही होती है हमारी सिविल सोसाइटी। और जैसे कि ये बढ़ती जा रही है, अब ग्लोबलाइजेशन होगा तो इन आइडिया जो ये इशू है ये भी बढ़ेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी एक कलेक्टिव सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए बारे में बात की जाती है, ठीक है। और ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है ये नेटवर्क ग्रुप होता है, ठीक है, जहां पर लोकल भी और फाइनेंशियल प्राइवेट आपको हर एक चीजें मिलेंगी, सोशल सर्विस वाले भी मिलेंगे, डेवलपमेंट वाले भी मिलेंगे, ठीक है, चैरिटेबल भी मिलेंगे, ठीक है, ये सभी मिलके अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिविल सोसाइटी, ठीक है। तो लोगों के लिए बात करती है, किसके लिए, सोशल मूवमेंट करती है, सिविल ग्रुप करती है, फैमिलीज के बारे में बात करती है, ठीक है, और रिलीजियस, एथिक, इन सभी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है। ये ऊपर डायमंड ने बताया है कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है सिविल सोसाइटी की, आप पढ़ लेना, इतना हाई फाई नहीं है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनफॉर्मल या फिर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, क्या सिविल सोसाइटी, ठीक है। आई होप आपको ग्लोबलाइजेशन समझ में आया होगा, कुछ नहीं, बस एक बार ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है, इसका जीनस कैसे हुआ था, एक बार सिविल सोसाइटी और स्टेट वाला वो देख लेना है, ठीक है। और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। अगर कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपको इसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लीमेंट लग रही है तो मैंने टेलीग्राम पर इसकी कौन सी है वो गुली बाबा की बुक डाली हुई है, उसकी पूरी पीडीएफ डाली हुई है, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा चीजों के बारे में, ठीक है। वहां पर आपके पास लाइन होगी लिखने के लिए, ठीक है, तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस हमारी गवर्नमेंट वही होती है, डायरेक्टली थोड़ा सा मैं बताऊं ना, गवर्नमेंट ही गवर्नेंस होती है, लेकिन जो पहले गवर्नमेंट थी ना वो वेलफेयर के लिए काम करती थी, अब जो गवर्नेंस है वो कोऑपरेट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल रही है, प्राइवेट कंपनीज के साथ क्या कर रही है, कोऑपरेट कर रही है, सिविल सोसाइटी के साथ कोऑपरेट कर रही है, मार्केट के साथ, तो उसको गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। जो वेलफेयर के लिए काम करती थी उसको गवर्नमेंट बोलते हैं, जो आजकल कोऑपरेट कर रही है उसको गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम पढ़ते हैं, गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस का क्या क्या है कहना, ठीक है जी। कोऑपरेटिव स्टेट कि वेलफेयर स्टेट से कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है कोऑपरेटिव स्टेट में, वही हमारा गवर्नमेंट से क्या हो गया है, गवर्नेंस हो गया है, ठीक है जी। आगे चलते हैं।
कहाँ पे है? गवर्नेंस का सिंपल मतलब क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब होता है प्रोसेस डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जहां पर आपके देश के लिए कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है। अब उस डिसीजन को लिया, इसका मतलब नहीं उसका अचार डालना है, ठीक है। उस डिसीजन को, कोई भी अगर तुम्हारे देश में कोई भी कानून बन रहा है ना, उस कानून को इम्प्लीमेंट भी कराना है, ठीक है, तो वही गवर्नेंस होता है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जल्दी से बताओ? लोकसभा राज्यसभा में पार्लियामेंट में जाके वो कानून ही तो बनाती है, देश के लिए डिसीजन ही तो लेती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी कराती है। तो सिंपल सी मतलब वही तो गवर्नमेंट हुआ, वही तो गवर्नेंस हुआ, ठीक है। आगे ना गवर्नेंस समझ में, ठीक है। गवर्नेंस जो कि थोड़ी सी चेंजेस आने लगी है। अब ये क्या करती है, ये कुछ जो चेंजेस है ना उनको एक्सेप्ट करने लगी है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आ गई है, ठीक है। अब उनके साथ उसने क्या कर दिया, कोलैबोरेट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे अब जो गवर्नेंस है वो जैसा कॉन्सेप्ट आया है जी, ठीक है जी। तो गवर्नेंस जो वर्ड है वो पहली बार मिड 1970s में पहली बार स्टार्ट हुआ था, मतलब पहली बार लिया हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, कहाँ से हम आगे चलते हैं। गवर्नेंस को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। गवर्नेंस जहां पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है किसको, प्राइवेट सेक्टर को, सिविल सोसाइटीज को, लोकल गवर्नमेंट को। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर, हर एक सेक्टर से हर एक ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट कर रही है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, अब तक जो भी पब्लिक में डोमिन करता हुआ था, वो प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, वो आपकी मार्केट हो सकती है, वो कोई एनजीओ हो सकता है, वो कोई सिविल सोसाइटी हो सकती है, ठीक है, वो कोई लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो गवर्नेंस में क्या होता है, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, इन सभी को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो वही हमारा गवर्नेंस है, ठीक है। गवर्नेंस जहां पर कुछ एक्टिविटीज करी जाती है, जैसे कि कम्युनिटीज, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज बनाई जाती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, ब्रांचेस होती है कुछ स्टेट की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है या नहीं, हमारी गवर्नमेंट का पार्ट है या नहीं, है ना। तो यही तो गवर्नेंस है यार, ठीक है, जो कि लोगों की जो डेली बेसिक नीड्स होती है उनको पूरी करती है, ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको इंश्योर कराती है। तो यही तो हमारी गवर्नमेंट हुई, ठीक है। अब देखो जी क्या है, आगे बोला गया है गवर्नेंस का मतलब है जो कि मेंटेन करे किसको, लॉ और ऑर्डर को, ठीक है, जो गवर्नमेंट से थोड़ी बढ़कर काम करे, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है किसका, गवर्नेंस का, ये थोड़ा बड़ा है किससे, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट सिर्फ क्या करती थी, वो वेलफेयर तक काम करती थी, लेकिन जो गवर्नेंस है ना वो लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रही है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है जी, ज्यादा बड़ा है, क्योंकि पार्टिसिपेशन सिस्टम है जहां पर लोगों के बिहाफ पर गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को गवर्न करती है, उनके लिए काम करती है, कुछ बेस्ट करती है, ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस का, इसके अंदर ये 18वीं सेंचुरी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। 19वीं सेंचुरी में, अर्ली 19वीं सेंचुरी में जो पावर थी वो किसके हाथ में आ गई थी, मल्टीलेटरल जो एजेंसीज थी, बायलेटरल एजेंसीज थी, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री जहां पर अब पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो यही जो एजेंसीज है यही तो कर रही है सब, ठीक है। तो गवर्नेंस के अंदर क्या है, जब हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, ठीक है, जो एमएनसी सेटअप की जाती है जहां पर गवर्नमेंट कोलैबोरेट करती है, वही हमारी गवर्नेंस हुई, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है गवर्नेंस के ऊपर, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस एक 3 एक्सेप्ट की होती है। 3 एक्सेप्ट की मतलब कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो जरूर होगी। गवर्नेंस में इन्होंने बोला है कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो आपकी वहां पर होगी। हमारे यहाँ पर कौन सी है, जल्दी से बताओ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वही तो गवर्नेंस है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं ना, गवर्नमेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जो आज की गवर्नमेंट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसी को गवर्नेंस बोलते हैं यार, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि जो गवर्नेंस है इसके अंदर 3 एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। पहला तो उस कंट्री के अंदर कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, पार्लियामेंट्री हो सकती है, प्रेसिडेंट्री हो सकती है, मिलिट्री हो सकती है, कोई भी, ठीक है। अब जो वो अथॉरिटी होगी वो क्या करेगी, वो मैनेज करेगी कंट्री के जो इकोनॉमिक और जो सोशल रिसोर्सेज है उनको, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो जंगल है, जो रिवर है, इन सबको मैनेज करती है, नहीं करती गवर्नमेंट, करती है, ठीक है। तीसरा, जो गवर्नमेंट है वो कुछ पॉलिसीज लेके आएगी, अब जो पॉलिसीज है उसको इंप्लीमेंट भी कराएगी, ठीक है। तो ये गवर्नेंस हुआ, ठीक है।
तो वर्ल्ड बैंक का ये कहना था किसको लेकर, गवर्नेंस को लेकर, ठीक है। ऊपर का इतना ध्यान नहीं रखना, जो अभी ऊपर पढ़ा था गवर्नेंस के बारे में, बस एक लाइन याद रखना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ेंगे अभी हम, जिन्होंने क्या बोला गवर्नेंस को लेकर, वो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं OECD, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट। इसका क्या कहना है गवर्नेंस को लेकर, इसने बोला जो कॉन्सेप्ट है ना गवर्नेंस का, ये डिनोट करता है पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो कंट्रोल कर रही है, ठीक है, जो कंट्रोल कर रही है किसके, सोसाइटी के रिलेशन को, ठीक है, और जो सोशल रिसोर्सेज है और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डेवलपमेंट कर रही है, तो वो क्या है, वो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है। सिंपल बोला है, जो पब्लिक अथॉरिटी का यूज कर रही है, कंट्रोल कर रही है किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशन है लोगों के ऊपर जो कंट्रोल करती है, कौन करती है, गवर्नमेंट। पॉलिटिकल अथॉरिटी कौन है, गवर्नमेंट। सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कौन मैनेज करती है, डेवलप करती है, गवर्नमेंट। तो यही तो इसी का कहना है गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। पहले तो बोलते हैं लेजिस्टिमेसी होना चाहिए, मतलब जो गवर्नमेंट लॉ बना रही है वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। वो गवर्नेंस गवर्नमेंट के ये कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पहला तो लॉ बनाएगी, वो भी लीगल, अकाउंटेबल रहेगी लोगों के प्रति, ठीक है, कॉम्पिटिट रहेगी, जो पार्ट गवर्नमेंट के अंदर कॉम्पिटिट रहेगा, पॉलिसीज बनाने के लिए पॉलिसी बनाएगी लोगों के लिए, और रिस्पेक्ट करेगी किसका, ह्यूमन राइट्स का, और रूल ऑफ लॉ पर चलेगी, मतलब अपना खुद का कानून नहीं बनाएगी। जो गवर्नेंस है उसके अंदर ऐसा नहीं है गवर्नमेंट खुद पर कानून बनाएगी, पहले से कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ ना चाहिए जिसको लेकर गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर जब कोई भी गवर्नमेंट आती है, जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसी के अकॉर्डिंग तो चल रही है ना, तो वही है जो गवर्नमेंट है, जो आज गवर्नमेंट है, वो ह्यूमन राइट की क्या करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। तो यही ओसीडी का कहना है, ठीक है जी। आगे समझ में, उसने क्या बोला, उसने 3 वो एक्सेप्ट बताए कौन कौन से है, ठीक है। इसने कंपोनेंट बताए, इन 4 कंपोनेंट को याद कर लेना, कुछ नहीं है, सिंपल सा वही हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका क्या व्यू है गवर्नेंस को लेकर, ये बोलती है कि ये एक्सरसाइज करती है और इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जो कि हमारे जो नेशन है, ठीक है, जो हमारी कंट्री है उसके अफेयर्स को चलाती है, मैनेज करती है, तो वही क्या है, वही एक गवर्नेंस है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये गुड गवर्नेंस होती है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना किसके, गवर्नेंस के, वो गुड गवर्नेंस की तरह होते हैं। अब गुड गवर्नेंस क्या होते हैं ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। पार्टिसिपेशन होता है, लोग बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोगों के ऊपर कोई दबाव होता है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलते, गवर्नमेंट अपने खुद के कानून नहीं बनाती, जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चलती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, रिस्पॉन्सिवनेस होता है, इक्विटी मतलब इक्वलिटी होती है सोसाइटी के अंदर, इफेक्टिवली काम करती है, ठीक है, पूरी इफेक्टिवली काम करती है, अकाउंटेबल रहती है, ठीक है, मतलब जो अच्छी सरकार होती है, जो लोगों को रिस्पॉन्स भी कर रही है, ठीक है, लोगों के प्रति जवाबदेही है, और जो इफेक्टली काम करती है वो हमारी गवर्नेंस है। किसने बोला, UNDP। जितने भी इसने जो वर्ड यूज करे ना, पार्टिसिपेशन, गुड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, कंसेंस, ठीक है, ये सारे वर्ड आपको लिख के आने हैं, ठीक है जी। तो यही एक कॉन्सेप्ट है गवर्नर का। अगर आज आप भी अपनी सरकार को देखोगे तो वही तो है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चल रही है, पार्टिसिपेशन है, ये सब है, ठीक है। आगे चलते हैं, यूनेस्को, ठीक है, एक एक वर्ड पढ़ रही है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसने बोला है कि जो इसने डिफाइन करा है गवर्नेंस को एज अ, ये एक प्रोसेस होता है जो सिटीजन्स के लिए काम करती है, मतलब जो लोगों की नीड्स है, जो लोगों की इंटरेस्ट है, पॉजिटिवली काम करेगी, वहां पर डेवलपमेंट करेगी किसका, सोसाइटी का, मतलब पॉजिटिवली डेवलपमेंट करेगी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगी पूरी सोसाइटी के लिए, ठीक है, और कॉमन गुड के लिए। गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नेंस से भी ज्यादा, ठीक है, गवर्नेंस का मतलब है गवर्नमेंट से भी ज्यादा, जो सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करती है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काम करेगी सोसाइटी के लिए, ठीक है जी। तो ये हुआ किसका कहना, यूनेस्को का कहना, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम कुछ कॉन्टेक्स्ट में भी देख लेते हैं गवर्नेंस क्या है। गवर्नेंस को बोला जाता है मिनिमलिस्ट स्टेट, मतलब कि गवर्नेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो कम अपना रोल प्ले करती है, मतलब जो उसका रोल है वो कम होगा, मिनिमम होगा, ठीक है, क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसका रोल बढ़ जाएगा, जो सिविल सर्विस है उनका साइज कम हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है जी।
आगे समझ में, आगे चलते हैं। गवर्नेंस एक कोऑपरेटिव गवर्नेंस होती है। कोऑपरेटिव गवर्नेंस मैंने आपको बताया था, मार्केट के साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, एनजीओ के साथ क्या करेगी, कोलैबोरेट करेगी, ठीक है। तो वही है, ओवरऑल डायरेक्शन देगी किसको, एक जो रोल होगा गवर्नेंस का कोऑपरेटिव गवर्नेंस के अंदर, वो क्या होगा, सिर्फ कंसर्न कराना या बिजनेस को चलाना ही नहीं होगा, ओवरऑल डायरेक्शन देना होगा, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव के एक्शन है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है ना, जो हमारे सिविल सर्विसेज होते हैं, इनके एक्शन को कंट्रोल करना होगा और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना होगा, लोगों को जवाबदेही बनना होगा। तो ये हुई क्या, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट। आगे समझ में, आगे चलते हैं। गवर्नेंस इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ये हमारा क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ नए चेंजेस लेके आएगी। क्या लेके आएगी, नए नए चेंजेस को, नए नए आइडियाज को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन रहेगी, जो स्टेट का जो अप्रोच होगा ना, वो क्या होगा, कंपटीशन की। हम मार्केट के अंदर क्या करेंगे, कंपटीशन रखेंगे, फ्री कंपटीशन, जो भी कॉम्पिटिट कर सकता है करो भाई, ठीक है। यहाँ पर 3 प्राइम गोल होते हैं, जो गवर्नमेंट है उसके 3 प्राइम गोल होंगे। पहले तो एफिशिएंसी, इकोनॉमिक और इफेक्टिवली काम करना, ठीक है। तो ये किसका कहना था, ये था, ये एज अ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की तरह देखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला जाता है, वही कंपटीशन रहेगा, ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी होगी, हर एक सेक्टर को आगे लेकर जाया जाएगा। गवर्नेंस है गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस को ऐसा गुड गवर्नेंस क्यों बोला जाता है, गुड गवर्नेंस जो ये टर्म है, ये यूज करी थी किसने, वर्ल्ड बैंक ने, कब, 1992 के अंदर, ठीक है। इन्होंने बोला था गुड गवर्नेंस ये इसलिए है क्योंकि ये जो सस्टेनिंग इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को सस्टेन करके रखेगी, डेवलपमेंट करेगी हर एक सेक्टर में, ठीक है, और इकोनॉमिक पॉलिसीज बना के रखेगी, ठीक है। जो गुड गवर्नेंस है, ये एक फॉर्मल गवर्नमेंट होगी, मतलब फॉर्मल गवर्नमेंट से भी बाहर होगी, ठीक है। और आगे क्या बोला जाता है, और इसके कुछ बेसिक फीचर्स होंगे किसके, गुड गवर्नेंस के। पहले तो वॉइस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि लोगों की बातों को सुना जाएगा, जो लोग चाहते हैं उसको करेगी, और वो जो करेगी, जो वो काम बना करेगी गवर्नमेंट, उसके लिए वो जवाबदेही रहेगी। इफेक्टिवली काम करेगी कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। क्वालिटी ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रहेगा, मतलब जो काम कर रही है ना वो अच्छा करे, ठीक है। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चले, लोगों की प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, उनको अधिकार दे इस चीज का। इंटरडिपेंडेंट होनी चाहिए कौन, जुडिशरी के, जो हमारे जुडिशरी है उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, और जो सोसाइटी के अंदर करप्शन होता है उसको खत्म करेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, गुड गवर्नेंस का। ये सभी फीचर है किसके, गुड गवर्नेंस के। आगे चलते हैं। गुड गवर्नेंस के हमको बोला जाता है कि जो गुड गवर्नेंस है ना, वो क्या है कि वो उसके समराइज करें तो सिंपल एक वर्ड में उसको समराइज किया जाता है, स्मार्ट। स्मार्ट मतलब सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिवनेस एंड ट्रांसपेरेंट। तो यही हमारी क्या होगी, गुड गवर्नेंस होगी, जो सिंपल सी गवर्नमेंट होगी, मोरल वैल्यूज को ज्यादा सपोर्ट करेगी, अकाउंटेबल जवाबदेही रहेगी, लोगों को रिस्पॉन्स करेगी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगी, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो यार सिर के ऊपर से मत जाने दो, पकड़ लो, ठीक है, और बार बार पढ़ो, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है यार, ठीक है। ऐसी चीजों को भी क्यों पढ़ाए, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे होकर भी तुम इससे घबरा रहे हो। गवर्नेंस इज सोशल साइब्रिक सिस्टम। सोशल साइब्रिक सिस्टम क्या होता है, देखो, सोशल साइब्रिक सिस्टम मतलब कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट है ना, वो क्या कर रही है, वो इसके अंदर एक एक्टर नहीं होता, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही पूरे सोसाइटी के अंदर रोल प्ले नहीं करती। इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, बहुत सारे एक्टर्स आते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से एक्टर है, वो है हमारे इसमें जो गवर्नमेंट है, जो सोशल साइब्रिक जो अप्रोच है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो इंटरैक्टिव, मतलब इंटरेक्ट करती है किसके साथ, सोशल एंड पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है। मतलब सोशली एंड पॉलिटिकली जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उनके साथ इंटरेक्ट करके फिर हमारी कौन सी गवर्नमेंट बनती है, सोशल साइब्रिक सिस्टम बनता है, ठीक है जी। जो कि क्या करेंगे, कुछ पॉलिसीज बना के लेके, मल्टी एक्टर होंगे, ठीक है। हर एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टर क्या रहेगा, इंटरडिपेंडेंट रहेंगे, वो अपने गोल्स को शेयर करेंगे, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट जितने भी सेक्टर वो आपस में आके कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ एक्शन, इंटरवेंशन एंड कंट्रोल्स, ठीक है, ये सब काम करेंगे। आगे चलते हैं। गवर्नेंस इज सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। गवर्नेंस क्या है, एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, जो दूसरे नेटवर्क है, मतलब जो दूसरे नेटवर्क मतलब कि जो हमारी मार्केट है, जो कंपनीज है, उनके साथ क्या कर रही है,
एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही है ना, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो वॉलेंट्री एजेंसीज है, उनके साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंबाइन हो रही है, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, प्राइवेट सेक्टर का, गवर्नमेंट का, वॉलेंट्री एजेंसीज का, ठीक है। तो ये हुआ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। जो नेटवर्क है उसको वाइड स्प्रेड करती है कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। जो मतलब मार्केट के साथ उन्होंने कोलैबोरेट करा है, इन सब जो नेटवर्क बनाए हुए इन सबको क्या करेगी, गवर्नमेंट आगे बढ़ाएगी। और जो इन्होंने जो ये लेके आया है ना, ये हायरार्की में नहीं होगा, जो कोलैबोरेट करेगी ना गवर्नमेंट नेटवर्क से, जो ये मॉडल होगा, ये हायरार्की में नहीं होगा कि सबसे ऊपर स्टेट रहेगी, फिर उसके बाद मार्केट रहेगी, फिर सिविल सोसाइटी रहेगी, नहीं, हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, इक्वल होगा, ठीक है, वरना बनेगी नहीं, साफ सीधी बात है। जो नेटवर्क बनाया है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हायरार्की नहीं होगी, जब हम गवर्नमेंट कोलैबोरेट कर रही है तो उसमें हायरार्की नहीं होगी, क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लिंकेज होगा, तीनों एक्टर को इक्वली सपोर्ट किया जाएगा, स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी, ठीक है। और वो अपने जो नेटवर्क है उनको वाइड स्प्रेड करेगी, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट होगा, ठीक है, और पब्लिक भी एज वेल प्राइवेट मैनेजमेंट भी, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक बताए जाते हैं गवर्नेंस के, कि गवर्नेंस को अगर हम समराइज करें क्या होते हैं, ठीक है। अब तक हमने देखा कि वो गुड गवर्नेंस होती है, सोशल साइब्रिक सिस्टम गवर्नेंस होता है, गवर्नेंस एक ओसीडी ने क्या गवर्नेंस, उसके बाद क्या पढ़ा था, नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क होती है, ठीक है, मिनिमलिस्ट स्टेट होती है, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा, गवर्नेंस ये होती है, वो होती है, वो होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम समराइज करें गवर्नेंस क्या होता है, तो बोला जाता है इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। वो आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो नॉन स्टेट एक्टर भी हो सकते हैं, मतलब जो सरकार के अंदर काम नहीं करते, जो मार्केट है। अगर आप लोग देखोगे जो हमारी सरकार है वो क्या करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी, अब जो अंबानी है वो कौन सा सरकारी वो है ना, जो बड़े बड़े कंपनी के वो सीईओ वगैरह होते हैं, उनके साथ गवर्नमेंट क्या करती है, कोलैबोरेट करती है। तो इसमें क्या होगी, गवर्नमेंट डिपेंड होगी उनके ऊपर, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंसी होती है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, वो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कंटिन्यू इंटरेक्टिंग बिटवीन नेटवर्क मेंबर, हमेशा आपस में इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनी है और जो हमारी सरकार है वो क्या रखेगी, आपस में इंटरेक्शन रखेगी, नेगोशिएट करेगी, किसको, पर्पसेस को, ठीक है, शेयर करने में, ठीक है जी, ठीक है जी। और एक्सचेंज करेगी किसको, रिसोर्सेज को, ठीक है। ये एक गेम लाइक इंटरेक्शन होता है, किसकी तरह, गेम लाइक, जिसका जो जड़ है वो ट्रस्ट के ऊपर होता है, ठीक है। अब इन्होंने आपस में कोलैबोरेट करा है, इन्होंने आपस में क्या करा है, कोलैबोरेट करा है, लेकिन जब तक ट्रस्ट नहीं रहेगा तो वो कोलैबोरेट क्या चलेगा, ठीक है। तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बस तो हमारा यही है पूरे चैप्टर के अंदर। और जो नेटवर्क रहेंगे अकाउंटेबल नहीं रहेंगे स्टेट को, मतलब अगर कल को कोई मार्केट कुछ कर रही है, फिर सिविल सोसाइटी कर रही है, तो जाके सरकार को नहीं बताएगी कि हमने ये क्यों करा है, क्यों नहीं करा है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक बार पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, अच्छे से मैंने पढ़ाया है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जीनियस पढ़ लेना, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है स्टेट और सिविल सोसाइटी, बस उसमें से यही 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एंड देन जो ये टॉपिक, एंड देन जो इसके बाद ये जो यूनिट है कौन सी, सिविल सोसाइटी गवर्नेंस वाली, इसमें से गवर्नेंस पढ़ना है, क्या है इसके कॉन्टेक्स्ट पढ़ने हैं, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा मिनिमलिस्ट स्टेट है, वो है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, यूनेस्को ने क्या बोला, WTO ने क्या बोला, ये सब देख लेना है, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नेंस देख लेना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। बहुत इजी है। अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, अब बुक नहीं पढ़ पा रहे हो आप, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, पहले बोला है गुली बाबा की बुक मैंने टेलीग्राम पर उसकी PDF डाली है, वहां से पढ़ लेना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप टेलीग्राम पर मेरे से पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर हम 3rd यूनिट को करेंगे और 4th यूनिट को करेंगे एक साथ। तो बहुत जल्दी हम खत्म कर लेंगे सिलेबस को भी, जहां पर उसके बाद हम PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रही हूँ कौन कौन से है साथ के साथ, लेकिन अगर फिर भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।